Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Guys, hope you all will be good. You all will be very fine and doing very well at your own places. So today is a new day, and today we are going to start our new topic. This topic is related to 4.2 common orthopedic impairments found in school age children. This is very interesting topic, and a kind of introduction, a kind of detail, and a kind of philosophical thoughts definitely we will discuss in this topic. One thing that I would like to inform you that this topic belongs to the subject of management of physically challenged children, PCC, as we are doing from many days, and the course code for this subject is SPED 3132. So before going to start our topic today, मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने अब तक चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको याद हो 2 लेक्चर्स बैक हमने अपना लेक्चर नंबर 17 डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन था वो, जिसमें हमने डिस्कस किया था फंक्शनल लिमिटेशंस caused by orthopedic impairments। इसमें हमने ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को डिस्कस किया था, और फिर हमने वो स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स डिस्कस की थी जो स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा हमने इसमें डिस्कस किया था कि आइडिया 2004 के मुताबिक ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या है, और साथ ही हमने कुछ ऐसी कॉजेज़ डिस्कस की थी जो कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट से एसोसिएटेड है। इसके अलावा हमने स्कूल एज चिल्ड्रन में जो कॉमन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो हमने ये 5 एजेंडास थे जो हमने लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में सेट किए थे। तो उसी चैप्टर नंबर 4 का मैंने आपको कहा था कि काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है, तो इसके मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हुए हैं। आज उसी चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जो हमने 5 एजेंडा चैप्टर नंबर 4 में सेट किए थे, तो उस एजेंडा का जो पॉइंट नंबर 5 था वो हमने शॉर्ट डिटेल के साथ डिस्कस किया था उसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में, 2 लेक्चर्स बैक। लेकिन आज हम उसी एजेंडा का जो पॉइंट नंबर 5 है, कॉमन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट फाउंड इन स्कूल एज चिल्ड्रन, इसको हम, चूँकि ये हमारा 4.2 भी है आउटलाइन के मुताबिक, तो हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चीज़ों की एसोसिएशन है, बॉन्डिंग है आपस में। उम्मीद है कि एक ब्रिज बन रहा होगा आपकी जो कॉग्निशन है उसके दरमियान में, आपके जो थिंकिंग पैटर्न है उसके दरमियान में जो चीज़ें हैं वो लिंकअप हो रही होंगी। आई होप सो। यकीनन ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और उम्मीद है कि आप अपने प्रीवियस नॉलेज को माइंड में रखते हुए इस लेक्चर को भी अंडरस्टैंड करेंगे, और जो गैप्स इन द नॉलेजेस हैं उसको अपने ब्रिजेस ऑफ द नॉलेज के साथ आप फिलअप करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 में। अगर हम बात करें 4.1 की, जो कि हमारा लास्ट एक वो था डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने 4.1 जो डिस्कस किया था वो था कॉजेज़ ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, और उसमें भी हमने ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को इनिशियली डिफ़ाइन किया था। दूसरे नंबर पे हमने ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की जो कॉजेज़ थी उनको डिस्कस किया था। तो इसमें भी आइडिया के हवाले से इसकी एक ब्रीफ डिस्कशन मौजूद थी, तो इसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर नंबर 18 था चूँकि आपके लिए, आई होप कि ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा।
आज चूँकि हमारा लेक्चर नंबर 20 है, लेक्चर नंबर 19 है, तो इस हवाले से मैं यकीनन आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को, इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर किसी फोरम पे जाके इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, एलैबोरेट करना पड़ता है, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ज़रूर मौजूद हो कि आप एक ट्रू प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेटर की तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उनको शेयर कर सकें और उससे यकीनन जो फील्ड ऑफ द नॉलेज है, नॉलेज का एक जो फील्ड है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकें। और यकीनन आप बेहतर जानते हैं कि ये जो है नॉलेज, इसका ताल्लुक यकीनन जो इसकी जो रूट्स हैं वो स्पेशल एजुकेशन से ही ड्राइव्ड हैं। सो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था। तो मैं आज के टॉपिक के हवाले से बता दूं कि आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है, ये 4.2 है और हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स फाउंड इन स्कूल एज चिल्ड्रन। ये हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। और अगर इस टॉपिक के एजेंडा के हवाले से मैं बात करूं तो इसमें मैंने 2 पॉइंट्स ऐसे सेट किए हैं कि मैं चाहता हूं कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू, नंबर 1, define those common orthopedic impairment which are found in school age children. Number 2, elaborate these orthopedic impairment. सबसे पहला जो एजेंडा जो हमने सेट किया है कि हमने जो मैं करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो आप यकीनन ये डिफ़ाइन कर सकें उन आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को जो कि बहुत कॉमन है और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे आप उन जो कॉमन आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है उनको भी डिटेल के साथ जानते भी हों, डिटेल के साथ बताने की सलाहियत भी रखते हों। तो ये है जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज। अब हम ज़रा इसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की जानिब आते हैं। टॉपिक चूँकि आप जानते हैं 4.2 कॉमन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट फाउंड इन स्कूल एज चिल्ड्रन, तो इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। Many times when people think of a physical disability, they think of one that makes it difficult for someone to perform a physical task. कई दफ़ा लोग जब फिज़िकल डिसेबिलिटी के बारे में सोचते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो आई एम सॉरी, तो वो यही सोचते हैं कि कोई ऐसा आदमी जो फ़िज़िकल टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करे और ये उसके लिए परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल हो। दिस में इंक्लूड वॉकिंग, इसमें चलना शामिल है, और पिकिंग अप एनी ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना शामिल है, ईटिंग, खाना शामिल है, और स्पीकिंग, इवन बोलना शामिल है। एंड दिस इज़ ट्रू, और ये सच है। हाउएवर देयर इज़ मोर टू इट, ताहम इससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि डिस्कस करने के लिए हैं। When someone's, namely a child, physical disability is such that it hurts their ability to learn and thus negatively impact their education, this is called an orthopedic impairment. ये exact definition है orthopedic impairment के।
जब हम किसी बच्चे को कोई नाम देते हैं, तो ख़ासकर उसकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है वो इस तरह हो कि वो उस बच्चे की उस सलाहियत को मुतासिर करें जिससे बच्चा सीखना चाहता हो, जिससे बच्चा सीखता हो, लर्न करता हो, और ये बच्चे की जो एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस है या जो एजुकेशन है उसको बहुत बुरी तरह मुतासर करती हो, तो इसको कहा जाता है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। अब लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स 3 मेन काइंड्स। अब हम ज़रा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की उन 3 मेन टाइप्स को, मेन काइंड्स को देखते हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है। Number 1, neuromotor impairments. Number 2, degenerative diseases. Number 3, musculoskeletal disorders. ये 3 हैं। पिछले लेक्चर्स में इनके हवाले से कुछ डिस्कशन हो चुकी है। आज मज़ीद हम इसको हम अपनी डिस्कशन को मज़ीद अनाउंस करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट्स। One type of orthopedic impairment is a neuromotor impairment. Orthopedic impairment की जो टाइप है वो neuromotor impairment है। Your nervous system is composed of the brain, the spinal cord and peripheral nervous system, जिसको हम लोग PNS कहते हैं, the ones lying outside the brain and spinal cord. हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अच्छा देखिए, नर्वस सिस्टम को मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बैक ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट है, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम PNS को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एरिया है, कह सकते हैं, वो हमारे चीन से ऊपर है और हमारे चीन से नीचे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होल बॉडी कांटेक्ट करता है, और ये कांटेक्ट किया जाता है न्यूरॉन्स, जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनकी मदद से। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए होती है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उस केमिकल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन हमारी मुख्तलिफ जो फीलिंग, जो स्टेट्स हैं, कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में डिफरेंटली डिस्चार्ज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम खुशी के आलम में हैं तो डोपामाइन खुशी के रिलीज़ होंगे, अगर हम सैड हैं तो डोपामाइन सैड के रिलीज़ होंगे, और जितना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होता जाता है हम उतना ही अपने आप को उस स्टेट में जो है डिप करते जाते हैं। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद आपको बता दूं। हमारे पाँव में एक कांटा चुभता है, और उस कांटे की जो रिपोर्ट है वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कहता है, पाँव हटाओ, मुंह से चीख निकालो, जिस जगह पे कांटा चुभा है वहाँ पे हाथ रखो, और आइंदा इस जगह से नहीं गुजरना। ये सारी वो कमांड्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पास करता है। सो ये सारा पॉसिबल है उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से जो कि न्यूरोट्रांसमीटर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ से बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। ये वो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से बाहर होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी हट के होती हैं। योर ब्रेन इज़ लाइक ए कंप्यूटर। हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह है, एंड इट्स यूजेस USB कोड्स। USB कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस को। ये कंप्यूटर की टर्म है, मैंने जहाँ पे यूज़ किए।
which symbolizes the spinal cord and peripheral nerves. तो चूँकि हम कंप्यूटर के साथ USB यूज़ करते हैं, हमारे जो ब्रेन है इसके साथ स्पाइनल कोड और पेरिफेरल नर्व्स यूज़ होती हैं, वही फंक्शन है सेम. टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस. एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है? लाइक द मसल्स, कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये नर्व्स और पेरिफेरल्स यूज़ होती हैं, जो कि कंप्यूटर में यूएसबी काम करती है. हमारी बॉडी में नर्व्स और ये पेरिफेरल नर्व्स और ये स्पाइनल कॉर्ड ये करते हैं. मज़ीद में एक और ये पॉइंट है छोटा सा, आप देखेंगे एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर के नाम से. इफ़ either the computer or USB cord is abnormally made, अगर कंप्यूटर या USB कोड abnormally बनाए जाएं और डैमेज फॉर एनी रीज़न या डैमेज हो जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, then you can agree that the external devices won't work very well, कि फिर आपको यकीनन इस पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो काम नहीं करेंगी. One real world consequences of this is the inability of a child with a neuromotor impairment to properly move one or more limbs of the body. तो इसका जो हकीकी दुनिया में जो नतीजा है वो एक बच्चे की एक ऐसी इनएबिलिटी है जो कि रीज़न होती है न्यूरोमोटर प्रॉब्लम की वजह से, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट में कंसीडर की जाती है. और वो क्या है कि बच्चा प्रॉपर्ली मूव ही नहीं कर सकता अपने बॉडी के एक या एक से ज़्यादा लिम्स को. One disorder that can lead to improper body movements is a condition known as cerebral palsy. और जो कंडीशन इसमें जिनको बहुत अच्छे तरीके से पहचाना जाता है वो cerebral palsy है, where damage to the brain or improper development of the brain before or not long after birth causes problems with movement and postures. तो cerebral palsy क्या है कि जिसमें बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होता या कोई डैमेज होता है. वो बर्थ के दौरान भी हो सकता है और बर्थ के बाद ज़्यादा देर के बाद नहीं होता एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हो जाता है. इससे बच्चे को प्रॉब्लम होता है मूवमेंट में और पोस्चर्स में. तो ये था हमारे पास न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट्स. अब हम नंबर 2 पे आते हैं और वो है डीजनरेटिव डिजीज़ेस. ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, नई स्लाइड है हमारी डीजनरेटिव डिजीज़ेस. Another kind of orthopedic impairment can be caused by degenerative diseases. ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की एक और जो वजह है वो है degenerative diseases. These are disorders characterized by progressively worsening structure or function of a body tissue. अब ये जो डीजनरेटिव डिजीज़ हैं इनको कैरेक्टराइज किया जाता है प्रोग्रेसिव वर्सनिंग स्ट्रक्चर के मुस्तकिल प्रोग्रेसिव है, जो मुसलसल होता रहता है, बढ़ता रहता है. इंसान का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम या बॉडी के किसी टिश्यू के फंक्शन की अगर बात की जाए वो भी ख़राब से ख़राब तर होता जाता है. You can think of this as a computer that gets slower and slower over time
or occurs that develops cracks over time. तो इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कंप्यूटर का एक सिस्टम है जो कि दिन ब दिन स्लो से स्लो तर होता जाता है, या कंप्यूटर की कोई ऐसी कोड, कोई ऐसी तार, कोई ऐसी केबल कि जिसमें दिन ब दिन क्रैक बढ़ते ही जा रहे हों। ये नेक्स्ट मेरे पास एक पॉइंट है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। वन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम may face is called muscular dystrophy. एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एक हकीकी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक हकीकी ज़िंदगी से है, हकीकी दुनिया से है, वो है जो, और ये स्कूल एज चिल्ड्रन ज़्यादातर फेस करते हैं। स्कूल एज चिल्ड्रन का आपको आइडिया होगा कि 7 साल के बाद जो एज होती है, एरिक रक्सन जो साइकोलॉजिस्ट है उनके मुताबिक स्कूल एज होती है। और ये स्कूल एज चिल्ड्रन जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। दिस इज़ अ टर्म दैट एक्चुअली रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स that have at their core weakness and loss of muscle mass. ये एक ऐसी टर्म है जो कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को रेफर की जाती है। मतलब इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इन सारे डिसऑर्डर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो वीकनेस है, और मसल्स की जो ताकत है वो लूज़ हो जाती है। वन काइंड ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कॉल्ड Duchenne muscular dystrophy, and it occurs as a result of a genetic defect. और ये उस वक्त होती है जब जेनेटिक प्रॉब्लम हो, तो जेनेटिक प्रॉब्लम के जो रिज़ल्ट होता है वो Duchenne muscular dystrophy है, that ultimately causes the muscle to deteriorate, जो कि यकीनन मसल्स को कमज़ोर से कमज़ोर तर बनाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो तीसरा, पहले हमने डिस्कस किया न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट्स, फिर हमने डीजनरेटिव डिसीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब हम आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स की जो तीसरी काइंड है, तीसरी जो टाइप है उसको डिस्कस करते हैं, और ये है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। This is the final kind of orthopedic impairment which is composed of various musculoskeletal disorders. ये लास्ट टाइप है musculoskeletal disorders की, और जिसमें मुख्तलिफ तरह के musculoskeletal disorders शामिल हैं। Like the other two categories, पहले वाली दो कैटेगरीज की तरह, these disorders limits a child's physical abilities. जब पहले दो की तरह ये भी, पहले दो डिसऑर्डर्स की तरह मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स भी बच्चे की जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं उनको लिमिट करती है। However, they are more often a problem particular to the computer accessories than the computer brain or cord, spinal cord and peripheral nerves. ताहम ये ऐसे प्रॉब्लम हैं जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर एसेसरीज से एसोसिएटेड है, बजाय ये कि कंप्यूटर से हों, जिनको ब्रेन कहते हैं, और इसमें कोड भी शामिल है जिसको हम स्पाइनल कोड से एसोसिएट करते हैं।
और पेरिफेरल नर्व्स भी हैं। सो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यकीनन हम इनको मसल से रिलेट कर सकते हैं, स्केलेटन से रिलेट कर सकते हैं, और यकीनन आप ये जानते होंगे कि हमारा जो स्केलेटन है वो बजाते खुद कुछ नहीं है, उसके साथ मसल्स का एक जो कम्बिनेशन है वही मसल्स का कम्बिनेशन हमारी बॉडी को मूव करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, और हमारी जो मुख्तलिफ जो मोबिलिटी या हमारे मुख्तलिफ जो मूवमेंट्स होते हैं या डेली टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने में हमारा जो स्केलेटन है वो मसल से हेल्प लेके उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो in the last part of discussion I'm moving towards conclusion. To conclude the discussion, the explanation mentioned above is much adequate to understand the commonness orthopedic impairment which is found in school age children. So इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं यकीनन ये कहूँगा कि ऊपर अब तक हमने जितनी भी तफसील बयान की है वो काफ़ी हद तक एडिकेट है, हमारे लिए सफिशेंट है कि स्कूल एज चिल्ड्रन में कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। यकीनन आप जान चुके होंगे कि हमने 3 मेन काइंड्स की बात की जिसमें न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट्स हैं नंबर 1, नंबर 2 डीजनरेटिव डिजीज़ हैं, और नंबर 3 मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। This is resulted in poor growth, weak muscles tone and poor academic performance. और इन 3 कॉमन डिसऑर्डर्स की वजह से स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर जो बाकी जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं उनमें नंबर 1 पे पुअर ग्रोथ है, बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा वीक होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र कर रहा होता है ग्रोथ के हवाले से। वीक मसल्स टोन, मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मसल्स की जो टोन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, फ्रैजिल होती है। एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और एकेडमिकली बहुत पुअर परफॉर्म करता है। टीचर समझते हैं कि बच्चा नालायक है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बेचारा तो सफ़र कर रहा होता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर होती है क्योंकि या तो उसके अंदर न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट का वो शिकार होगा, या फिर किसी डीजनरेटिव डिजीज़ में होगा, या फिर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होगा उस बच्चे को। हाउएवर इट इज़ नॉट कंसीडर्ड विद कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड। ताहम बट ये जो जितने भी तीनों प्रॉब्लम मैंने आपको बताए हैं, चाहे न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट बताया, डीजनरेटिव डिजीज़ बताया, या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स बताया, इन तीनों को हम एसोसिएट नहीं कर सकते बच्चे की कॉग्निशन के साथ। कॉग्निशन इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट, cognition has a different potential. Therefore, proper special education can turn their life in better directions. ताहम ये यकीनन समझने वाली बात है कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो उनकी लाइफ को बहुत बेहतर अंदाज में बहुत अच्छे रास्ते पर डाल सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट्स हैं या ये डीजनरेटिव डिसीज़ हैं या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, एज अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट आपको यकीनन आइडिया हो चुका होगा कि ये तीनों क्या हैं, कॉमन क्यों हैं। हमारे जो स्कूल एज या स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड यही प्रॉब्लम है। और जब आपको एज अ स्पेशल एजुकेटर पता चल गया कि स्कूल एज चिल्ड्रन के साथ ये 3 तरह के प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम एसोसिएट होता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता उन बच्चों के लिए
एक ऐसा प्लान बनाना, बच्चों को एक ऐसे ट्रैक पे लेकर के चलना कि जिससे वो कामयाबी की तरफ गामज़न हों। वो आप पे बोझ नहीं बनेंगे वो बच्चे। एज अ स्पेशल एजुकेटर आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा कि स्पेसिफ़िकली उनके लिए किसी तरह की कोई टीचिंग टेक्निक्स निकालना या उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना कि जिससे वो बच्चे दिन ब दिन कामयाबी की तरफ ही आगे जाएँ। और यकीनन हमारा जो माशरा है, जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस एजुकेशन की कि जिसकी हमारे पास कमी है। एजुकेशन डज़न्ट मीन टू हैव अ काइंड ऑफ डिग्री। एजुकेशन मीन्स a kind of knowledge from known to unknown। सो मेरे नज़दीक तो एजुकेशन ये है। तो यकीनन हम लोगों को चाहिए कि जिस चीज़ की कमी है उसको अपने नॉलेज से फिलअप करें और इसको ट्रांसफ़र करें उस तक उस बंदे तक या उस बच्चे तक या उस वालिद तक, उस वालदा तक कि जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। और बतौर स्पेशल एजुकेटर मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हाट वी हैव टू डू फॉर व्हाट वी आर हियर एंड व्हाट वी हैव टू प्लान फॉर आवर किड्स। सो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो या कुछ ऐसे हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल कीजिएगा। गुड लक।